This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. तो या टेस्ट में अभी तक आपको कैसा लगा? क्या इजी है कि टफ है? इजी है। हाँ, इजी अगर आपने आपके की बात तो इजी लग रहा है। आपने ये देख कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अगर आपने ये आइडिया हो गया कि कौन सा टेस्ट लगेगा, फिर कुछ नहीं है। अब मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे कि इसमें कौन सा टेस्ट पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगेगा। क्योंकि शुरू से फोकस करते हुए आ रहे कि भाई सिग्मा नोन है तो जेड है, सिग्मा नोन है तो टी है ना। तो सिग्मा है तो काई स्क्वायर है और 2 सिग्मा है तो हमारा एफ है। और प्रोपोर्शन के लिए तो केवल एक ही टेस्ट है, वो है आपका नॉर्मल जेड। तो देखिए जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसमें कुछ अजम्पशन थे। तो पहला अजम्पशन तो था ये था कि पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। अगर बाय द पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो हम वी कैन नॉट अप्लाई द एनी पैरामेट्रिक टेस्ट। जेड टेस्ट को हम एक अल्टरनेट में लगा सकते हैं, पर वैसे नॉर्मल टेस्ट भी कायदे में नहीं लगता अगर सैंपल साइज आपका बहुत 30 से छोटा है। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि भाई अब क्या करें, तो उन्होंने नए टेस्ट बनाए जिनको कहा गया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसका नाम नॉन पैरामेट्रिक क्यों रखा गया? एक सेकेंड अजम्पशन और भी जरूरी है पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए कि डेटा शुड बी एट लीस्ट इन इंटरवल और रेशियो स्केल, यानी डेटा हमारा शुड बी न्यूमेरिक होना चाहिए। क्योंकि आपने जो भी पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़े हैं उसका जो फॉर्मूला था वो आपने देखा कि हर फॉर्मूले में या तो एक्स बार पूछा हुआ है या आपका सिग्मा है ना, सिग्मा या एस। तो ये तो एस एक्स बार कब निकलता है? डेटा न्यूमेरिकल हो। एस कब निकलता है? डेटा न्यूमेरिकल हो। तो अगर डेटा न्यूमेरिकल नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई द पैरामेट्रिक टेस्ट एक्सेप्ट टू द प्रोपोर्शन। उसके लिए भी अगर ये दोनों अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहे या इनमें से कोई भी एक अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा है, या तो डेटा हमारा इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का नहीं है, सेकंड वन, या हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इन सच सिचुएशन वी अप्लाई द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि अगर सैंपल साइज छोटा है और नॉर्मलिटी अजम्पशन नहीं गिवन है तो आपको मूव करना पड़ेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जिस तरह से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी, जैसे मीन के लिए आपने 2 टेस्ट पढ़े हैं, जेड टेस्ट पढ़ा है और टी टेस्ट पढ़ा है, ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक में भी अलग अलग टेस्ट है। मीन के साइन टेस्ट है, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट है ना, और मीडियन टेस्ट भी है। मीडियन टेस्ट बल्कि हमने कोर्स में नहीं रखा हुआ है। और उसके बाद मान विटनी यू टेस्ट है 2 के लिए। तो आपको वहां भी इस तरह से ही, जैसे आपने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना सीख लिया है, ऐसे आपको वहां पे डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करें। ओके। दूसरा, इसको नॉन पैरामेट्रिक क्यों कहा गया? एक्चुअली जो हाइपोथेसिस हम लोग बनाते थे पैरामेट्रिक में, वो पैरामीटर से रिलेटेड बनती थी। पैरामीटर से रिलेटेड मतलब हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि म्यू इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2। तो हाइपोथेसिस ये किससे बनी? रिलेटेड पैरामीटर से रिलेटेड बनी। तो इसलिए इसको हमने पैरामेट्रिक टेस्ट कहा। जो नॉन पैरामेट्रिक में कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हमें लैंग्वेज में ही लिखना होगा, तो इसलिए इसका नाम फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पड़ा। ठीक है। इसको दूसरा कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये जो पेरेंट पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो नॉर्मल हो, बायनोमियल, कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी कहा गया। तो 2 नेम रखे इसके, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी जनरल जो हाइपोथेसिस है वो उसमें पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉपुलेशन का जो असम्पशन हमारे पास था कि पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, वो इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री रखा। तो चलिए, तो ये तो इसकी बेसिक थी, आप इसके इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं। एजम्पशन, कुछ एजम्पशन इसके भी हैं। सैंपल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, ये तो सभी के लिए एजम्पशन है। कोई भी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे वो सब क्या होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन तो इंडिपेंडेंट होगी, और सैंपल शुड बी रैंडम होना चाहिए।
अगर दोनों assumption नहीं है तो हम we cannot draw a valid conclusion about the population. तो ये दोनों तो रहेंगे ही। यहाँ पे एक assumption और है कि variable under study is continuous होना चाहिए। जो भी आप वेरिएबल स्टडी कर रहे हो कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब जैसे हाइट है, हाइट हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, टाइम है, वो सब। पर ये सब एजम्पशन जो है ये जनरली वॉयलेट होता रहता है आजकल। वैसे तो हम जब रिग्रेशन यूज करते हैं तो वहां भी यही है कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो कंटिन्यूस होने चाहिए, पर जनरली ऐसा नहीं है आजकल। जो रिग्रेशन है ये टेस्ट है, ये नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, लगा रहे हैं इनको लोग, भले वो स्टेटिस्टिकली हम ट्रू सही नहीं मानते, पर हम लोग भी क्वेश्चन देते हैं। हमने एक हाइट, हमने मान रिग्रेशन फिट करनी है, एक तो हमने दे दिया नंबर ऑफ वर्कर्स और इधर दे दिया वेजेस, इनके बीच में रिग्रेशन फिट करा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस थोड़ा ही ना है। पर हमारी जो रिग्रेशन की जो एजम्पशन अगर आप पढ़ेंगे तो हमें चाहिए कि दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस होने चाहिए, पर हम फिर भी उसमें रिग्रेशन फिट कर देते हैं। तो ये कुछ वॉयलेट हो जाता है इनका एजम्पशंस का। पर जनरली कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में हम उसको ट्रू नहीं मानते, पर हम लोग भी आजकल उसी उसमें क्वेश्चन भी दे देते हैं, एग्जाम में भी दे देते हैं, तो वो गलत है। तो ये भी इसके लिए assumption है कि वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए। अदर ये अलग बात है कि उसको आप मेजर कैसे कर रहे हो। जैसे टाइम है, टाइम इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल, पर मैं उसको आवर्स में मेजर करूं 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो उसको मैं डिस्क्रीट में मेजर कर रहा हूँ, तो मेजर करना अलग बात है। और उसको जो उसकी वेरिएबल की जो एक्चुअल उसका एक्चुअल बिहेवियर है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, तीसरा है कि लोअर मोमेंट एग्जिस्ट। लोअर मोमेंट एग्जिस्ट मतलब मीन और वेरिएंस इसका एग्जिस्ट करना चाहिए जो डेटा दिया हुआ होगा। चलिए, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। तो जनरली कभी कभी से डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, या एडवांटेजेस क्या हैं या डिफरेंस क्या है बिटवीन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो डिफरेंस तो आपको यहाँ से मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया है ना, कि ये कुछ एजम्पशन के ऊपर बेस्ड आप इसमें लिखेंगे। जब पैरामेट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन सम सर्टेन एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल होनी चाहिए, और जो हमारा डेटा है वो शुड बी न्यूमेरिक होना चाहिए। और इसका क्या है कि ये दे the non-parametric tests are applied for any population. The form of the population is not known. Generally हमें जरूरी नहीं है कि उसकी फॉर्म पता हो। और सेकंड, द डेटा अगर हमारा ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल का भी है तब भी क्या है, हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया Excuse me, sir. So this ordinal and nominal can never be continuous. यस, ये नेवर बी कंटिन्यूअस, पर हम So, but sir, we डेटा को हम मेजर कर सकते हैं ना। मान लीजिए मैं ऑर्डिनल है, मैं टाइम को मेजर कर रहा हूँ 1 2 3 फॉर्म में, तो ऑर्डिनल बना सकता हूँ मैं उसका। तो उसका जो मैं कह रहा कि उसकी बिहेवियर हमारा वो होना चाहिए, बिहेवियर हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, पर डेटा चाहे वो कोई से भी स्केल में उसने कैलकुलेट किया हो। जैसे मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मार्क्स तो हमारा कैसा है, कैसा है, ये डिस्क्रीट है, सॉरी ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, इंटरवल है और रेशियो है। the ratio है. रेशियो है। अब मार्क्स को उन्होंने क्या ग्रेड्स में कर दिया, ग्रेड्स बन गया हमारा क्या, ऑर्डिनल बन गया, है ना। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सॉरी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, दो किया हुआ है। एक में तो डेटा हमारा ऑर्डिनल और एक में हमारा नॉमिनल है। तो नॉमिनल के लिए जनरली हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं, वो अलग से एक पूरा जो हमारी 16th यूनिट है वो पूरा उसी के ऊपर है। अगर हमारे पास डेटा नॉमिनल स्केल का है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। और बाकी ऑर्डिनल है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, बाकी टेस्ट हमारे ऑर्डिनल के ऊपर बेस्ड है। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, देखते हैं फिर। ये जंक्शन है कंटिन्यूटी का, पर मैं कह रहा हूँ तो ये ब्रेक होता रहता है, मैं और उसके बाद देख के बताऊंगा आपको। जनरली जो ये कंसीडर करता है वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करता है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने थोड़ा सा ही अपने फ्लेवर लिया था, एक तो सफिशिएंसी में लिया था और एक उसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। तो जनरली हम अगर हम बात करें कि डेटा की, तो ये वहां पे वो रैंक्स निकालता है। तो ये जो टेस्ट है सारा रैंक के ऊपर बेस्ड है, कि हम सबसे पहले डेटा को रैंक करते हैं। रैंक आपको देना आता है 1 2 3, है ना। जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको 1 दे दिया, उससे छोटी को 2 दे दिया, अगर दोनों सेम है तो एवरेज रैंक दे देते हैं। तो यही काम है, बस ये टेस्ट बहुत ईजी है, लगाने बहुत ईजी है और समझना बहुत ईजी है। चलिए, तो इसकी आते हैं हम स्क्रीन टेस्ट के ऊपर। द नॉन पैरामीटर टेस्ट आर नॉट मेक एन assumption अबाउट इन द फॉर्म ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। इसके लिए जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे जरूरत है। और इसमें क्या है कि फुलफिल व्हेन द assumption ऑफ द पैरामीटर टेस्ट आर, पर क्या है इसके डिसएडवांटेज। अगर दोनों ये जो देखिए, अगर कोई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट सॉरी
किसी सिचुएशन में दोनों टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यानी जहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं वहां पे नॉन पैरामेट्रिक भी हो सकते हैं, पर क्या है कि इनकी पावर कम होती है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द assumption ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट आर फुलफिल्ड देन पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल देन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। फॉर एग्जांपल, विल्कोक्सन टेस्ट हैज द 95% पावर कंपेयर्ड टू द टी टेस्ट। टी टेस्ट में की पावर तो होती है 100% और इसकी होती है 95%, तो 5% हमारी में लेस पावर का होता है, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट देगा वो उसमें और भी मिस्टेक होने के चांस हैं। ओके, सेकंड कह रहा है कि non parametric tests have simple calculation compared to the parametric test because they are generally use the rank other than the actual value of the sample observation। जनरली जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वो रैंक के ऊपर बेस्ड है, और रैंक जो हमारी कन्वर्ट हो जाती है, अगर डेटा मेरा मान लीजिए 10,005 है, 10,006 है या 10,038 है, तो उनको मैं डील करना मुझे ज्यादा टफ है, बल्कि रैंक रैंक अगर मैं उनको दूंगा तो 1 2 3 दे दूंगा, तो 1 2 3 को डील करना बहुत ईजी है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी होती है जैन द पैरामेट्रिक टेस्ट। बट इसमें क्या कहा, दे डू नॉट यूज ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे जनरली यूज रैंक अदर देन द एक्चुअल वैल्यू। पर क्या ड्रॉबैक है कि क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू तो यूज नहीं कर रहे, उसको 1 2 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, इसलिए इनकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि रैंक के ऊपर बेस्ड है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। फिर कह रहा है कि बिकॉज ऑफ यूजिंग रैंक दे आर आल्सो एप्लीकेबल इवन द डेटा इज अवेलेबल इन ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। यानी अगर ऑर्डिनल रैंक के ऊपर बेस्ड है तो हम रैंक तो हम ऑर्डिनल भी करते थे, तो यानी ये ऑर्डिनल डेटा अगर है तब भी वहां पे भी यूजफुल है। इफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट द रिक्वायर्ड सैंपल साइज रिड्यूस इफ सैंपल ऑब्जर्वेशन आर टाइट। और ये कह रहा है कि अभी आप जैसे में आगे पढ़ेंगे तो इसमें सैंपल साइज मान लीजिए 10 का लिया और कुछ टाई बन जाती हैं, टाई मतलब उसकी वैल्यू पैरामीटर के इक्वल आ जाती है, तो वहां पे हमारा सैंपल साइज लेस हो जाता है। तो हमने मान लीजिए किसी सिचुएशन के लिए देखा कि हमारा जो सैंपल साइज है वो मिनिमम सैंपल साइज 100 का है, हमने 100 का ले लिया, पर टाई बनने की वजह से उसका साइज है 90। तो हमारी जो अजम्पशन थी शुरू वाली कि भाई ये जो टेस्ट रिजल्ट देगा वो 100 पे देगा, तो वहां पे 90 का हो गया, तो हमारे जो रिजल्ट है थोड़े से हमारे क्या होता है पुअर हो जाते हैं। तो ये कुछ इसकी मेरिट और डिमेरिट्स हैं। तो अब इसको डिवाइड किया हुआ है 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट एंड 3 के सैंपल टेस्ट। तो इसको डिवाइड किया 4 यूनिट्स में, तो 3 यूनिट्स तो हमारी ये बेस्ड है 1 सैंपल टेस्ट के ऊपर, 2 सैंपल टेस्ट के ऊपर और के सैंपल। के सैंपल हमने पैरामेट्रिक में नहीं पढ़ा था अभी तक, पैरामेट्रिक में केवल हमने 2 सैंपल का पढ़ा है, मतलब 2 पॉपुलेशन को का पढ़ा था हमने, पर यहाँ पे हमारा के भी है। के पैरामेट्रिक में हम के पढ़ेंगे MST 005 में, पर क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक यहीं पे ही खत्म हो रहा था तो ये वाले केस हमने यहाँ पे भी ले लिए हैं, तो इजी है, तो आप पढ़ेंगे तो इजी इतना टफ नहीं है, तो इनको हम यहाँ पे भी सीख लेंगे। चलिए, तो अब जो हमारा 1 सैंपल टेस्ट है उसमें भी 1 2 3 4 टेस्ट वहां पे हैं, साइन टेस्ट, विल्कोक्सन साइन टेस्ट, रैंक टेस्ट, रन टेस्ट एंड कोलमोग्रो सिमरोन गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो आपको इनमें से चारों में से अगर 1 सैंपल गिवन है तो इन चारों में से कोई एक टेस्ट लगेगा, उसको पहचानना है कि कौन सा टेस्ट आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए लगाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो हमारा साइन टेस्ट है, विल्कोक्सन साइन टेस्ट है, तो मीन के लिए लगते हैं। तो अगर मीन है तो आपके लिए अब 4 टेस्ट हो गए, अगर मीन की टेस्टिंग करा रहा है, या तो आप जेड टेस्ट लगाएंगे, या आप टी टेस्ट लगाएंगे, या साइन टेस्ट लगाएंगे, या विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो आपके पैरामेट्रिक में चले गए, जेड टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट लगेगा। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और सैंपल साइज भी छोटा है तो आपका साइन टेस्ट लगेगा और विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगेगा। इन दोनों में से आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, पर कहा जाता है कि साइन टेस्ट तब यूज करते हैं जब डेटा हमारा क्या है वो ऑर्डिनल स्केल का हो। अगर डेटा ऑर्डिनल स्केल का नहीं है, न्यूमेरिक डेटा है, तो वहां पे विल्कोक्सन साइन टेस्ट ज्यादा पावरफुल होता है। तो यानी कुल मिलाकर साइन टेस्ट तो वहीं पे लेके जब डेटा ऑर्डिनल हो, लग तो वहां पे ये उसके लिए भी सकता है, पर इसकी पावर कम होती है साइन टेस्ट की, इसलिए हम उस सिचुएशन में विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाते हैं। तो इसका ये हुआ कि अगर डेटा आपका ऑर्डिनल है तभी आप साइन टेस्ट लगाएंगे, अदरवाइज आप विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक। तो कुल मिलाकर नॉन पैरामेट्रिक में सिंगल मीन के लिए एक ही टेस्ट बना, वो भी विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे, साइन टेस्ट क्या है और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो साइन टेस्ट जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है साइन, जनरली ये टेस्ट साइन के ऊपर बेस्ड करता है, और साइन किसका, द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। यानी जो भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे उसमें जो पैरामीटर होगा, जैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि म्यू इज इक्वल टू हमारा, जब हम उसका एग्जांपल कर रहे थे माइलेज का,
60 किलोमीटर पर लीटर। ओके, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई थी। तो अगर हमें साइन टेस्ट लगाना है तो हर ऑब्जर्वेशन में से हम 60 लेस करेंगे और देखेंगे उसका साइन कैसा आ रहा है। अगर 75 है, -60 करेंगे तो इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, तो पॉजिटिव हो गया। तो जो हम ऑब्जर्वेशन है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो ये टेस्ट है ये साइन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम रखा गया साइन टेस्ट। पर इसकी ड्रॉबैक क्या है कि हम 75 में से 60 लेस कर रहे हैं तब भी हम प्लस लिख रहे हैं। अगर हम 62 में से 60 लेस करेंगे तब भी प्लस लिखेंगे। तो वेटेज क्या हुआ, इसका तो मैग्नीट्यूड इसने कंसीडर ही नहीं करा, इसलिए इसकी पावर कम होती है। जबकि विल्कोक्सन साइन टेस्ट क्या है, इसके मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करता है, इसलिए इसकी पावर ज्यादा होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, वहां पे एक डेटा देके दे दिया, पर वो जनरल क्वेश्चन है, डेटा का कोई यूज नहीं है उसमें। तो उसमें ये लिखा है कि साइन टेस्ट पावरफुल होता है कि विल्कोक्सन साइन टेस्ट। चलिए, अब सेकंड क्या है, यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनती है वो, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो म्यू का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, क्योंकि जो टेस्ट स्टेटिस्टिक बनेगी वो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए उसके लिए। तो और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं कि म्यू का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल होता है, जबकि पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। अब यहाँ तो एजम्पशन है नहीं पॉपुलेशन का नॉर्मलिटी वाला, तो हम यहाँ पे जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो म्यू से रिलेटेड नहीं बना के हम यहाँ मीडियन की स्टडी करेंगे। तो हाइपोथेसिस बनेंगे मीडियन से रिलेटेड। तो यहाँ पे वर्ड मीन ना करके एवरेज की बात करेगा, और एवरेज में आप लेंगे यहाँ पे मीडियन। तो मीडियन को हम जब पॉपुलेशन मीडियन को हम म्यू कर्ल से दिखाते हैं, कर्ल लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कर्ल। तो म्यू कर्ल से दिखाएंगे। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे किसकी बनेगी, मीडियन की बनेगी, ना कि मीन। क्योंकि मीडियन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा क्या है, वो पेरेंट पॉपुलेशन के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे हम म्यू म्यू मीडियन मतलब म्यू कर्ल पढ़ेंगे, ना कि मीडियन मीन। कहीं लिखा भी है मैंने, यस ये लिखा है, द हाइपोथेसिस concerning the median cannot be considered as the non-parametric test in strict sense. Itself a parameter, वैसे तो मीडियन भी पैरामीटर है, पॉपुलेशन का है, पर कह रहा है बट इट इज टेकन एज ए वैलिड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सिंस द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डज नॉट इन्वॉल्व द पेरेंट पॉपुलेशन। पेरेंट पॉपुलेशन की फॉर्म को इन्वॉल्व नहीं करता इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहा गया। अदरवाइज मीडियन भी हमारा क्या है, वो है तो पैरामीटर ही, क्योंकि पॉपुलेशन की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वो पैरामीटर है, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो। पर हमने इसलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक में डाला क्योंकि इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पेरेंट पॉपुलेशन की फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो कुछ एजम्पशन है यहाँ पे भी सभी टेस्ट के। द सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीडियन एंड वेरिएबल अंडर स्टडी इज कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो सब में आएगा क्योंकि ये बेसिक एजम्पशन लिया हुआ है। द वेरिएबल अंडर स्टडी इज मेजर्ड एट लीस्ट द ऑर्डिनल स्केल, जो आपका वेरिएबल है वो ऑर्डिनल स्केल का होना चाहिए, एटलीस्ट का है। अगर इंटरवल स्केल का है तब भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर रेशियो स्केल का है तब भी यूज कर सकते हैं, पर इसकी पावर कम होती है तो हम इसको रेयर ही यूज करते हैं, तभी यूज करते हैं जब ये हमारा यूज होता है। मतलब ऑर्डिनल स्केल का होगा तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ना तो हम टी टेस्ट लगा सकते, ना जैड लगा सकते, ना विल्कोक्सन लगा सकते, तो केवल हम ऑर्डिनल के केस में साइन टेस्ट ही लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसको लगाएंगे। हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, वैसे इसमें ऑर्डिनल का लेना चाहिए था हमें, पर नहीं लिया है। तो जब कभी रिवीजन होगा तब मैं यहाँ पे ऑर्डिनल का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो यहाँ पे तो हम सिंपल न्यूमेरिकल डेटा से ही इसको किया हुआ है। चलिए, तो पहले की तरह हाइपोथेसिस बनेगी जैसे आपने पहले बनाई थी पैरामेट्रिक टेस्ट में, वही बनेगी, बस आपको मीन की जगह यहाँ पे मीडियन लेना है। ओके, फिर क्या कह रहा है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन ऑब्जर्वेशन इनटू सीक्वेंस ऑफ प्लस माइनस साइन, फॉर दिस वी सबट्रैक्ट द पोस्टुलेटेड वैल्यू ऑफ द मीडियन फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, यानी हर ऑब्जर्वेशन से हम मीन को लेस करेंगे। तो ये डिफरेंस निकाल लेगा, इस डिफरेंस को हम चेक करेंगे इसका साइन कैसा है, प्लस माइनस। एंड इफ ये कह रहा है कि बट व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू x0, अगर हमारी कोई वैल्यू म्यू के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ से कुछ भी साइन नहीं निकलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना प्लस की माइनस की, तो हम बोलेंगे इसको टाई। तो यहाँ इसको टाई लिख देंगे, टाई। तो अब टाई होने की वजह से ये जो मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेस हो जाती है, एक्चुअल सैंपल साइज हमारा कम हो जाता है, तो वो इसकी वजह से होता है कि यहाँ पे टाई बन जाती है। तो हम जो कंसिडर करेंगे, माने 10 ऑब्जर्वेशन थी, 2 में टाई निकल गया, तो हमारा सैंपल साइज क्या हो गया, वो अब हो गया 8। ओके, चलिए फिर और आगे पढ़ते हैं क्या है। फिर कह रहे हैं काउंट द नंबर ऑफ प्लस साइन और माइनस साइन, उनको काउंट कर लो। तो काउंट करना तो इजी है, काउंट कर लेंगे जी। फिर क्या करना है भाई, व्हेन null hypothesis true the population is dichotomous in on the basis of postulated value of mean, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने।
प्लस साइन में और माइनस साइन में, देन वी एक्सपेक्ट दैट द नंबर ऑफ प्लस साइन एंड नंबर ऑफ माइनस साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो कुछ ऑब्जर्वेशन तो हमारी 60 से ग्रेटर आएंगी और कुछ ऑब्जर्वेशन 60 से बड़ी आएगी, तो लेस आएगी, कुछ कुछ आएगी लेस और कुछ आएगी ग्रेटर। तो इस सीक्वेंस में यानी प्लस साइन और माइनस साइन हमारे इक्वल आने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो एंड द नंबर ऑफ प्लस साइन और माइनस साइन फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो गया, तो आपने पता था अगर हमें नंबर ऑफ हेड्स काउंट करने हो तो वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, और एक थोड़ा सा और यहाँ पे केवल साइन टेस्ट में ही है, और साइन टेस्ट जनरली एग्जाम में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो इसके लिए टेबल अवेलेबल नहीं है साइन टेस्ट की, तो हम इसको जो डिसीजन लेते हैं वो पी वैल्यू के ऊपर बेस पे हम करेंगे। अदरवाइज सभी टेस्ट की टेबल अवेलेबल है, जैसे टी टेस्ट का स्क्वायर थी, ऐसे ही विल्कोक्सन की टेबल भी है, कॉल्मोग्रोव की भी है, रन टेस्ट की भी है ना, ब्रिस्कल वालिस की है, रेडमैन की भी है, काई स्क्वायर की, सभी टेस्ट की हमारे पास टेबल अवेलेबल है, बस केवल साइन टेस्ट की अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इसको पी वैल्यू से करेंगे। और पी वैल्यू में क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो कंसीडर करते हैं, जो साइन हम दो बने, एक तो प्लस साइन बना एक माइनस साइन बना, तो जो इनमें से लेसर होता है उसको कंसीडर करते हैं। अगर प्लस साइन नंबर ऑफ प्लस साइन कम होता है तो उसको लेते हैं, नंबर ऑफ माइनस साइन कम होता है तो उसको लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजन को केवल एक साइड में डाल दिया हमने, क्रिटिकल रीजन हमारा केवल लेफ्ट साइड में बन जाता है, क्योंकि हमने इनमें से लेस वाला लिया है। तो एक साइड में क्रिटिकल रीजन बनने की वजह से हमारी जो पी वैल्यू निकलेगी उसको थोड़ा सा चेंज करके निकालते हैं, कैसे निकलेगी चलिए। तो टू टेक यहाँ पे भी लिखा है, the critical values of this test are not generally in tabular form and slightly difficult to obtain, whereas p value is easy to obtain with the help of the cumulative binomial table, so we use the concept of p value to take the decision about the null hypothesis। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल साइन टेस्ट में हम p वैल्यू के बेस पे हम डिसीजन लेंगे, और क्या डिसीजन होता था, अगर p वैल्यू लेस है अल्फा से तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिसीजन लेंगे हम। पी वैल्यू कैसे निकालना है ये देखना है, टेक द डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस, द कांसेप्ट ऑफ पी वैल्यू का यूज करेंगे। चलिए इसमें आगे चलते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से हमको समझने की। केस वन टेल्ड केस है, अगर वन टेल्ड टेस्ट है, अगर ये वाला टेस्ट है राइट टेल्ड है, तो ये कह रहा है कि इन दिस सिचुएशन वी एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ माइनस साइन is smaller than the number of plus sign, therefore the test statistic is the number of minus sign। we expect that number of minus sign is smaller to the number of plus sign, क्योंकि आपका देखिए ये बड़ा हो रहा है, ये यहाँ पे अगर नल हाइपोथेसिस देखें तो म्यू जीरो बड़ा है, म्यू से जनरल मीन से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होने की वजह से कौन से साइन ज्यादा आएंगे, हम लेते हैं माइनस साइन इज स्मॉलर, सॉरी वी एक्सपेक्ट दैट द, अगर म्यू बड़ा है इससे, तो म्यू अगर ग्रेटर है, म्यू इज ग्रेटर है, तो माइनस साइन स्मॉलर आएगा, वैल्यू से भी लेस करेंगे, म्यू हमारा है ग्रेटर, म्यू हमारा अगर लेस कर देंगे ग्रेटर है। इसके बेस पे अगर देखें, अगर हम एच के बेस पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू तो हमारा है जनरल वैल्यू, यानी जो भी है 2 3 1 ये वैल्यू है, और म्यू जीरो हमारे जो हमारी मीडियन जो गिवन होगा, मान लीजिए मीडियन हमारा 4 गिवन 3 है, तो ये कह रहा है कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, जो इसकी ऑब्जर्वेशन है वो ग्रेटर है, जनरली इससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने की वजह से हमारे प्लस साइन ज्यादा आएंगे, और प्लस साइन ज्यादा आएंगे, तो जो हम मैंने बताया कि इसमें हम कंसिडर करते हैं, चाहे ये हो और चाहे इस सेकंड लेवल टेस्ट है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, दोनों में स्मॉलर हम साइन कंसिडर करते हैं, तो स्मॉलर साइन इस बार कौन से आएंगे, निगेटिव वाले ज्यादा स्मॉलर आएंगे, तो माइनस साइन इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, देयरफॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी हमारी, वो माइनस साइन। यहाँ पे देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूले नहीं है, जैसे वहां पे था टी के लिए एक्स बार, जेड के लिए था एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जनरली जो ये प्लस साइन आई यही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अब या तो एस प्लस होगा या एस माइनस होगा, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा ये सोचना है, तो जनरली तो हम जो मिनिमम होता है वो ले लेते हैं, और मिनिमम कह रहा है कि इस केस में मिनिमम आता है माइनस वाला, तो अगर ये हाइपोथेसिस आपकी है राइट टेल है तो आप माइनस वाला ले लेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, और अगर आपका लेफ्ट टेल है तो आप प्लस वाला ले लेंगे, ओके। और अगर दोनों टेल है, बोथ टेल है, तो जो भी इनमें से मिनिमम होगा वो ले लेंगे।
तो अगर बोथ टेल है तो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हो जाएगी हमारी, जो हमारा मिनिमम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मिनिमम ऑफ दिस वन, ये ले लें। अब ये तो हो गई टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, तो एस की कुछ वैल्यू आएगी, या तो वो क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्लस माइनस साइन 5 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, एक नंबर आ जाएगा। अब हम पी वैल्यू निकाल के देखेंगे उसके बेस से। तो पी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि जो एस है वो नंबर ऑफ प्लस साइन और नंबर ऑफ माइनस साइन है, जैसे नंबर ऑफ टेल्स और नंबर ऑफ हेड्स था। नंबर ऑफ हेड्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप, या नंबर ऑफ सक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो बाइनोमियल फॉलो कर रहा था। तो यानी बाइनोमियल फॉलो करता हूं तो हम क्या पे जो पी की वैल्यू निकालने के लिए बाइनोमियल का यूज करेंगे, बाइनोमियल टेबल का यूज करेंगे। जैसे जेड का यूज किया था हमने, क्योंकि वहां पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक थी वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है प्लस साइन माइनस साइन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है, तो हम पी वैल्यू निकालने के लिए बाइनोमियल टेबल का यूज करेंगे। ओके, और जो पी वैल्यू होगी यहाँ पे केवल वो लेस देन वाली ही होगी, क्योंकि हमने अपना जो क्रिटिकल रीजन है वो हमने इन दोनों में से स्मॉलर लिया है। तो हमने यहाँ पे जो भी क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी वो इस तरह से ही निकलेगी, लेस देन से। जबकि हमने जब पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े थे तो वहां पे हमने पी वैल्यू कहा था कि राइट टेल है तो पी वैल्यू निकलेगी टी इज ग्रेटर देन जो भी हमारी कैलकुलेटेड थी, है ना, और लेफ्ट टेल के लिए टी इज लेस देन। पर यहाँ पे हमने कहा कि हमने जो क्रिटिकल रीजन है वो लेस देन वाला लिया हुआ है, तो हम हमेशा चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, तो हम पी वैल्यू ऐसे ही निकालें। अब इसकी वैल्यू निकालनी है पी वैल्यू, तो वहां पे हम एक टेबल दी हुई है क्यूमुलेटिव। ये क्या है, लेस देन फॉर्म में है। लेस देन फॉर्म का मतलब है क्यूमुलेटिव। आपने पढ़ा होगा कि जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो होता है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन x, ये वाला पढ़ा था ना आपने। तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में है, यानी उस पॉइंट तक ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव बाइनोमियल टेबल यूज करेंगे। तो क्यूमुलेटिव बाइनोमियल टेबल आप इस ब्लॉक के एंड में दी हुई है, उसका यूज करके हम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बेस पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब एक चलिए यहाँ पे ये भी पूरा कर लेते हैं। फॉर लार्ज सैंपल, अगर सैंपल साइज यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 20 के सैंपल साइज पे ही नॉर्मल को कन्वर्ट कर जाता है, 30 पे जाने की जरूरत नहीं, वो 20 पे कन्वर्ट कर जाता है। तो कह रहा है कि आप 20 से भी आप उसको लार्ज मान सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैक टेस्ट लगाना पड़ेगा। फिर वही यहाँ पे आता है जैक टेस्ट। पर जैक टेस्ट कौन सा लगेगा, वहां तो जैक टेस्ट हमने लगाया था कि भाई एक्स बार, सॉरी, वहां पे तो जैक टेस्ट लगाया था हमने एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन। पर यहाँ पे तो सिचुएशन अलग है, यहाँ तो मीन ही नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ तो मीडियन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैक टेस्ट लगेगा वो ये ना लग के उसका जो फॉर्मूला है वो दूसरा लगेगा। वो क्या लगेगा वो देखना है। तो ये नहीं लगेगा यहाँ पे, तो वो क्या लगेगा, वो ये लगेगा। देखिए फार्मूला वही है, अब भी जो हमारा टेस्ट है टी, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी उसका मीन, और नीचे आ जाएगा उसका वेरिएंस। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो है एस, और इसका मीन जो होता है वो नॉर्मल एनपी होगा। और पी क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारे जो प्लस साइन है माइनस साइन वो बराबर होंगे, तो पी इज इक्वल टू 1/2, तो इसका जो मीन होगा 1/2 होगा, जो वेरिएंस होगा वो n/4 होगा। तो हमने यही फार्मूला लगा दिया। इससे हमने जो फार्मूला बनाया वो हमारा बन गया, ये फार्मूला बन गया s माइनस n/2 स्क्वायर रूट ऑफ n/4। या फिर हम नॉर्मल टेस्ट लगा देंगे, सेम वही होगा। यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, टैबुलेटेड वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे। अगर वो क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज। ओके, तो ये प्रोसीजर है। जनरली लार्ज सैंपल साइज हम नहीं देते एग्जाम में, हम स्मॉल सैंपल साइज ही देते हैं। यानी आपको प्रॉपर नॉर्मल यानी साइन टेस्ट या बिल्कुल साइन टेस्ट प्रॉपर लगाना पड़ेगा, जेड वाला नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, चलिए तो ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 ड्रॉप्स मेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज गिवन। तो सैंपल साइज 10 का आ गया, तो हमारा एकदम तुरंत हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने दे दिया, एग्जाम में ये नहीं देंगे, टेस्ट का नाम नहीं देते। यूज द एप्रोप्रिएट टेस्ट, टेस्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम्स एंड दैट द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज ग्रेटर देन 160। तो हमारी हाइपोथेसिस बन रही है कि एवरेज इज ग्रेटर देन 160। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो हमारा लेस देन बनेगा। तो या तो फिलहाल हमने हाइपोथेसिस बना ली सिंपल, ये बन गई नल और ये बन गई अल्टरनेटिव, और ये बन गया हमारा क्लेम, ये है। और यहाँ पे हम भी लिख देंगे कि हमारा टेस्ट कैसा है, वन टेल है कि टू टेल है। तो ये टू टेल, सॉरी वन टेल है। वन टेल भी कौन सा, लेफ्ट के राइट, राइट। राइट टेल, तो राइट टेल। तो अभी नहीं पता हमें यहाँ पे कि ये हमने सिंपल हाइपोथेसिस बनाई है तो ये डिसाइड किया कि कौन सा टेस्ट लगेगा कौन नहीं लगेगा। अब हम गए कि सैंपल साइज छोटा था पर नॉर्मलिटी एजम्पशन कहीं नोट नहीं दिया इसने, कहीं भी नहीं लिखा नॉर्मलिटी एजम्पशन होगा, फुलफिल कर रहा है।
तो यानी इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते, नॉन पैरामेट्रिक में जाएंगे। तो वहाँ पे 2 टेस्ट है, तो साइन लगाना पड़ेगा या विल्कोक्सन साइन। तो फिलहाल हम साइन पढ़ रहे हैं, तो साइन को सीखते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने हाइपोथेसिस से अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, हमने इसको मीडियन मान लिया, क्योंकि एवरेज वर्ड यूज किया हुआ है। तो एवरेज तो मीन भी होता है, मीडियन भी, मोड भी। तो अगर हम पैरामेट्रिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ मीन के लिए यूज करेंगे, और नॉन पैरामेट्रिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मीडियन यूज करेंगे। तो ये हमारा डिसाइड हो गया। यहाँ पे लिखा भी है क्लियरली कि पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल और रिपोर्ट नॉट गिवन। तो हमने क्या करा, assumption of novelty for t-test is not fulfilled and sample size is small, so we cannot use the JAT test। ना तो t लगा सकते हैं ना JAT, so we go for the sign test। तो हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या किया, हम इसके आगे टेस्ट को प्रोसीड करते हैं, यानी हर वैल्यू से मीन को लेस करते हैं। चलिए, तो पहली वैल्यू है हमारा 163 और मीडियन है 160। तो +3 आएगा, तो +3 मतलब प्लस आ रहा है, तो इस तरह प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया। और जहाँ पे 160 था वहाँ पे टाई, ये टाई लिख देते हैं या इसको लिखते नहीं है, इसने उन्होंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो अब हम कंसिडर करेंगे प्लस साइन, एस प्लस होता है, प्लस नंबर ऑफ प्लस साइन 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एस प्लस साइन 7 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये राइट टेल है, तो राइट टेल में जनरली बताया था कि नंबर ऑफ माइनस साइन कम होंगे, तो जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है हमारी वो एस माइनस होगी। और एन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइन का है। वैसे तो सैंपल साइज 10 का था, पर एक टाई होने की वजह से एक सैंपल ऑब्जर्वेशन हमारी लेस हो गई, तो टोटल हम जो एन इंडिकेट कर रहे हैं उसको हमने ले दिया 9। तो हमें टेस्ट स्टेटिस्टिक्स होगी हमारी नंबर ऑफ माइनस साइन यानी 2। अब हम इसकी पी वैल्यू देखें, तो पी वैल्यू देखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इसमें क्यूमुलेटिव बायनोमियल टेबल लगानी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव बायनोमियल टेबल लगाने के लिए क्या करना है, कैसे देखते हैं क्यूमुलेटिव बायनोमियल टेबल। एस, तो ये हमारी पी वैल्यू बन गई एस लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको देखने के लिए चलिए वापस चलते हैं, बायनोमियल टेबल में चलते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। कह रहा है कि पी को तो आप 0.5 लो, एन हमारा कितना है वो 2 है, और आर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9 है, और ये क्या है 2। तो चलिए मैं फार्मूला बुकलेट में देख के बताता हूँ आपको कैसे देखेंगे। ये तो विल्कॉक्सन की है, ये रन टेस्ट की हो गई, ये कोल्मोग्रो, ये कोल्मोग्रो, ये कोल्मोग्रो है, ये मान विटनी, जितने भी टेस्ट है सबकी टेबल दी हुई है। वालिस, फ्रिडमैन, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन दी। हमें चाहिए नॉर्मल वो बायनोमियल, क्यूमुलेटिव बायनोमियल चाहिए बल्कि। क्यूमुलेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये मिल गया हमें, और यहाँ पे हमें इज इक्वल टू चाहिए 0.5। तो ये देखिए ये पी इवन है, ये पी है यहाँ पे, तो हमें चाहिए 0.5, ये 0.5 सबसे लास्ट में गिवन है। पहले हम देखेंगे 9 तो देखेंगे, एन चाहिए 9, तो 9 पे चले हम, ये मिला 9, और फिर एस लेस देन इक्वल टू 2, फिर एक्स पे चलेंगे 2 पे, तो 2 पे चलेंगे, तो 2 पे चलते जाइएगा जब तक ये 0.5 पे देखना है, क्योंकि पी की वैल्यू 0.5 है। क्या आ गया 0.08, ठीक है 0.0898। तो ये हमारी वैल्यू हो गई पी वैल्यू। तो पी वैल्यू अगर अल्फा से कम है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अल्फा कितना है 0.05 है, तो उससे ज्यादा आ रही है, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए ये समझ में आ गया ना पी वैल्यू की टेबल कैसे देखेंगे। देखिए ये तो पी है ऊपर जो गिवन है, तो पी तो हमारा, क्योंकि हमने माना है कि प्लस साइन और माइनस साइन बराबर होंगे, तो पी तो हमारा हो गया 0.5, हाफ हो गया। अब हमें देखना है एन, पहले एन पे गए, एन हमारा कितना है, और फिर देखेंगे एस कितना है लेस देन 2 है, तो 2 पे आएंगे, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ गई 0.0898। इसको हम पुट अप कर दिया, तो ये आ गया 0.0। तो सिंस ये ग्रेटर देन आ रही है अल्फा से, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो वी रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और हमारा क्लेम कहाँ था इस बार, अल्टरनेटिव में क्लेम था हमारा, तो हम क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। तो we conclude that sample provide us sufficient evidence against the claim, so the manufacturer claims that the broken strength of the rope is greater than 6. Not true. Okay, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे n देखिए ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीडियन वर्ड यूज कर दिया। अगर मीन करता तो फिर तो हम जेड टेस्ट लगाते शुरू वाला ही, क्योंकि नॉर्मलिटी का जंक्शन तो वहाँ पे नहीं चाहिए 30 से ज्यादा है तो, है ना, तो वहाँ पे हम जेड टेस्ट लगाते हैं। यहाँ मीडियन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें साइन टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो साइन टेस्ट के लिए भी हमें पहले तो एस तो चाहिएगा ही, तो एस तो हमने ले लिया क्योंकि टू टेल था, तो हमने एस को जोन में से कम होगा वो ले लिया, 16 ले लिया। फिर हमने ये फार्मूला लगा लिया, फिर हमने टेबुलेटेड वैल्यू पहले की तरह देख ली, क्रिटिकली जब हम लाई कर रहे तो रिजेक्ट करके अदरवाइज। तो Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, why do we have P till 0.5 only? क्योंकि here we assume that the number of plus sign or minus sign are equal. Like in every problem? Yes, Okay. इसलिए हमने इसको 0.5 लिया। No, sir. In the table, I'm asking that why the table is only till P equal to 0.5. एक्चुअली वो टेबल हमारा अभी वो टेबल तो जनरल टेबल है बाइनोमियल का, तो वहाँ पे तो सभी वैल्यू के लिए p की वैल्यू 0.01 0.02 सबके लिए बनाई हुई है। पर आप अगर अपने मटेरियल में देखेंगे, यानी इस ब्लॉक के एंड में देखेंगे, जो हमने टेबल बना के दिया है वो खाली 0.5 की है, पर जो फॉर्मूला बुकलेट है वहाँ पे हमने p सभी के लिए ले लिया है, क्योंकि वो सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा MST जो 1 में भी हमने बाइनोमियल MST E जो 1 में बाइनोमियल टेबल यूज किया। ओके, तो वो तो जनरल टेबल है, तो जनरल टेबल में 0.5 के लिए देखने हैं, क्योंकि हमारा साइन टेस्ट तो 0.5 पे काम करता है p की वैल्यू के लिए। यस, सर अगर हमारा माइनस करने पे अगर टाई आए तो हम एन तब भी हम अपना जितना सैंपल साइज दे रखा है उतना ही लेंगे? नहीं नहीं, जितनी टाई होगी उतना सैंपल साइज कम चला जाएगा। अब हमने n को डिफाइन करने का तरीका बदल दिया है। n को कहा है टोटल नंबर ऑफ प्लस साइन एंड माइनस साइन, तो टाई तो गायब हो गया है ना। n हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लस साइन और माइनस साइन, इन दोनों एक्चुअल सैंपल साइज हमारा n नहीं है, जो हमारा जो सैंपल साइज गिवन था। तो देखो यहाँ पे सैंपल साइज कितने का दिया हुआ है, शायद 12 का है, और n कितना है हमारा यहाँ पे 10 है, तो 2 टाई आ गए थे हमारे। ओके चलिए, अब मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है देव आपकी आवाज कम आती है। सर, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी है लेस देन 1 मिनट।